नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 15 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। कितना होने वाला है? टेस्ट नंबर 15 का आपका पार्ट 2 किस चीज़ का होने वाला है? पॉलिटी का होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आज आपका कंप्लीट होगा 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न पूरा आपको कंप्लीट कराया, विथ आपको डिफिनेशन के साथ में कराया जाएगा। और अभी तक आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, और अभी तक भी आप लोगों से निवेदन है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 76 क्योंकि ध्यान रखिएगा आपका प्रश्न नंबर आपका 75 हो चुका है, 76 से हम लोग ध्यान देंगे। देखिए आपका प्रश्न नंबर 76 आपका क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ध्यान में रखिएगा, देखिए संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होगा। कितना होगा? तो आपका 250, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइएगा, देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्री स्तरीय क्या पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे नीचे स्थान पर है? बताइए क्या बोल रहा है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे निचले स्थान पर है? बताइए सबसे निचले स्थान पद पर कौन सा? तो आपका उप मंत्री है। कौन सा पद? उप मंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री जो होता है सो मंत्रिय परिषद की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। मंत्रिमंडल मंत्री सर्वोच्च स्थान पर होता है। क्या होता है? मंत्रिमंडल जो होता है आपका सर्वोच्च स्थान पर होता है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और एक स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग का प्रभारी होता है। जो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेना उसका अनिवार्य अधिकार है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर देखिए आपका 78 क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 78 कि राज्यसभा के उपसभापति का त्याग पत्र किसे संबोधित होता है? बताइए क्या बोल रहा है? राज्यसभा के उपसभापति का त्याग पत्र किसे संबोधित होता है? बताइए किसे संबोधित होता है? ये आप सबको पता है, ये आपका किसको होता है? राज्यसभा के सभापति को होता है। ध्यान में रखिएगा, किसको होता है? राज्यसभा के सभापति को होता है। देखिए इस पर हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से जानते हैं। देखिए राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के अध्यक्ष को लिखित रूप से अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल किससे अधिक नहीं होगा? ध्यान रखिए, किससे अधिक नहीं होगा? क्या होगा? अधिक नहीं होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पे दिमाग पे फोकस रखिएगा ना, दिमाग जो है अपना क्वेश्चन पर रखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल किससे अधिक नहीं है? बताइए तो किससे अधिक नहीं है? तो आपको 6 महीने से अधिक आपका नहीं है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे तब थोड़ा आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने, ध्यान रखिएगा, 6 महीने के अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 80 बताइएगा। और हाँ, वीडियो को बेहतर आप लोग 1.25x पे देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोग को जल्दी वीडियो कवर हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं, स्लो पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके। तो आप लोग 1.25 पे देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? राज्य के महाधिवक्ता, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। इसमें बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? चलिए कौन सा कथन सही है? चलिए एक देखते हैं हम लोग कि एक में वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। क्या सही है? तो कथन एक जो है बिल्कुल सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, कथन एक के बारे में पूरा डिफिनेशन के साथ में। देखिए अनुच्छेद 1 में आपको जो सही हुआ है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हो। ध्यान रखिएगा। और दूसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है? संविधान द्वारा उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। आपका ध्यान रखिए, 2 आपका बिल्कुल गलत है। क्या क्या बोल रहे हैं इसमें? संविधान द्वारा उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, बिल्कुल गलत है आपका। इसका उत्तर हम लोग सही देखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? देखिएगा, संविधान के राज्यसभा में महाधिवक्ता के लिए कोई विशिष्ट कार्यकाल निर्धारित है ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, वे राज्यपाल के क्या प्रसाद
पद पर बने रहते हैं और राज्यपाल उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा में देखिए आपका क्या है कि उनका, एक सेकंड देखिए, उनका परिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल आपका 3 जो है सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किसके बारे में? राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन में? तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। प्रश्न नंबर 81 क्या बोल रहे? देखिए, राज्य के मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य मंत्री परिषद के संबंध में, इसमें बोल रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है। चलिए एक एक करके कथन आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए कथन 1 में आपको बोल रहा है, वे सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा, देखिए अनुच्छेद 164 के 2 के तहत मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री एक साथ ही निर्णय लेते हैं। तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में, एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन से बताए थे आपको। दो में देखिए क्या है, वे व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिए। 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अरे नहीं भैया, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। देखिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो आप गलत बोलने से गलत आपका नहीं होगा। देखिए, वे व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल आपका सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और माफ़ कीजिएगा क्योंकि हम इसका आंसर में ऑप्शन नंबर ए हम लिख दिए, केवल एक आपका सही है, लेकिन आपका गलत है, वो आपका दोनों सही है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। चलिए यहाँ देखिए आपका युग्म आ गया है। चलिए बताइएगा, देखिए क्या बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है? बताइए उपयुक्त में से कितने युग्म आपका सुमेलित है? देखिए एक में क्या है, दीवानी गिरफ्तारी। दीवानी गिरफ्तारी में आपका क्या लिखा हुआ है? देखिए सत्र 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उनकी उन्मुक्ति, क्या सही है? ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही नहीं है। देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और बाद में ही नहीं, बल्कि सत्र के दौरान भी दीवानी गिरफ्तार से छूट प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा। दो में देखिए क्या है, आपराधिक गिरफ्तारी क्या है, सत्र के दौरान पूर्ण उन्मुक्ति, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा, देखिए एक भी गलत है, पर 2 भी गलत है। 2 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आपराधिक गिरफ्तारी से छूट प्राप्त नहीं होती है। क्या होती है? छूट प्राप्त आपकी नहीं होती है। 3 में देखिए क्या, न्यायालय की जांच, इसमें क्या है, विधायी कार्यवाही की जांच करने पर रोक, बिल्कुल आपका शायद ये लग रहा है सही देखने में लग रहा है, तो बिल्कुल आपका सुमेलित है। 4 में आपका गुप्त बैठकें, ये क्या है, कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को बाहर रखने की शक्ति, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म आपके सुमेलित है, कौन सा? 3 और 4 आपका बिल्कुल सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, चलिए प्रश्न नंबर देखिए आपका आते हैं 83 की ओर। बताइए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए राज्य विधेयक का क्या होता है? बताइए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति क्या क्या है, विचारार्थ आरक्षित किए गए राज्य विधेयक का क्या होता है? बताइए विधेयक का आपका क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिए, उस विधेयक के संबंध में राज्यपाल की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, उस विधेयक के संबंध में राज्यपाल की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद हैं? बताइए, तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में, यहाँ ध्यान रखिए, किन राज्यों में विधान परिषद हैं? बताइए कौन कौन राज्यों में विधान परिषद हैं? तो इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। ध्यान रखिए, सही उत्तर को आपको चुनना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा राज्य में विधान परिषद है? देखिए आपको तो सबसे पहले देखिए आपका आंध्र प्रदेश में है, सबको पता है। आपको कर्नाटक में है, सबको पता है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में है। तेलंगाना में आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका नहीं है।
ध्यान रखिए तेलंगाना में जो आपका देखिए तेलंगाना में एक विधान परिषद भी है। 2014 में जब तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तो उसे द्विसदनीय विधायी संरचना का विरासत में मिली। इस प्रकार तेलंगाना में राज्य विधायी ढांचे के हिस्से के रूप में एक विधानसभा और एक विधान परिषद दोनों हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाइए भैया, क्या कर्नाटक में आपका विधान परिषद है? देखिए यहाँ पे तो हमको जैसा हमको याद है जैसे कि लग रहा है तेलंगाना में आपका विधान परिषद जो है सो है। कब हुआ था? 2014 में हुआ था, क्योंकि अभी हम आपको सोल्यूशन बताया तो इससे लग रहा है कि आपको तेलंगाना में भी विधान परिषद है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इसमें अगर कुछ भी अगर आपसे गलती मेरे से लग रहा है तो भैया आप लोग थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि उसमें तेलंगाना में भी आपका विधान परिषद है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन ए में क्या बोल रहा है? देखिए राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। क्या बोल रहा है? संयुक्त बैठक की व्यवस्था आपका नहीं है। कारण आर में क्या है? विधानसभा में विधान परिषद का सर्वोच्च अधिकार पर प्राप्त है। क्या बोल रहा है? विधानसभा को विधान परिषद पर क्या सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसमें सही उत्तर आपको चुनने के लिए बोल रहा है। ध्यान रखिए सही उत्तर आपको चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए ये तो आपका देखिए अभिकथन ए तो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए यार ये कारण आर भी देखिए तो बिल्कुल सही है और आर जो है ए की आपका सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? बताइए क्या बोल रहा है? देखिए राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, योग्य थोड़ा सा देख लेते हैं। योग्यताएं आवश्यक है। बताइए राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए कौन सी योग्यताएं आपको आवश्यक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में देखिए क्या हुआ, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो आपका कंपलसरी है भैया, आपको भारत का नागरिक रहेगा तब ना आपको विधानमंडल की सदस्यता आपको प्राप्त होगा। दो में देखिए क्या है, विधानसभा के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपका सही है, 25 वर्ष से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। कथन 3 में आपका दिया हुआ है, देखिए विधान परिषद के लिए उनकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल आपका सही है कथन 3 में, जो आपका बिल्कुल सही है। कथन 4 देखिए आपका क्या है, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी और उसे हस्ताक्षर करने होंगे। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? तो चारों कथन जो आपका बिल्कुल सही। किसके बारे में? यहाँ ध्यान दीजिए, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए सभी कथन आपको जरूरत होनी चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। जब आंसर बता देते यानी तो उसका ऑप्शन सुनने से क्या फायदा है कि नहीं भैया। चलिए प्रश्न नंबर 87 की ओर देखते हैं। क्या समानता के नियम अवसादों के संबंध में निम्नलिखित नियमों में से सुमेलित है? बताइए कौन सा सुमेलित है, इसके बारे में हम लोग को पता करना है। किसके बारे में? समानता के नियम के अपवादों के संबंध में। ध्यान रखिएगा। चलिए इसको सुमेलित देखिए करना है, कौन कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। क्योंकि ए में क्या बोल रहा है, विदेशी संप्रभु शासक क्या बोल रहा है, दीवानी और क्या आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति। बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। दो में आपका है संयुक्त राष्ट्र नौसेना और उसकी एजेंसियां में क्या है, देखिए राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है। बिल्कुल सही सुमेलित है, आपका ध्यान में रखिएगा। अब 3 में संसद सदस्य क्या है, संसद में मतदान करने के लिए दीवानी दायित्व से उन्मुक्ति। बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका है राज्यपाल में आपका क्या है, ध्यान में रखिए। देखिए अपने कार्यकाल के दौरान सभी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्त। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में कोई चारों से आपको बिल्कुल सही सुमेलित था। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें क्या हो रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में देखिए क्या है, इसका तात्पर्य है कि सभी मंत्री अपने सभी कृतियों और त्रुटियों के लिए संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल आपका सही है। 2 में कि एक मंत्री के खिलाफ क्या
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी तरह परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल आपका देखिए ध्यान रखिए, क्या कथन 2 आपका सही है, तो कथन 2 भी जो आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 देखिए आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, 1 तो आपका देखिए सही है, 2 भी आपका सही है, 3 पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए 3 में क्या है, कैबिनेट का निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों के बाध्यकारी होते हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। बिल्कुल आपका गलत है, 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है। देखिए 3 का आपको सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मंत्रिमंडल के निर्णय न केवल मंत्रिमंडल मंत्रियों पर बल्कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखिए आपका क्या है 89। देखिए राज्य विधान परिषद, ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए। ये क्या बोल रहा है, देखिए राज्य विधान परिषद के चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिए, क्या बोल रहा है, विचार करने वाला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है, उस पर ध्यान देना है। बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 आपका क्या बोल रहा है, देखिए 1 व 3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल आपका 1 सही है। 2 में आपका बोल रहा है 1 व 12 सदस्य 3 वर्ष के क्या है सत्रतकों द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल आपका सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 90 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्य विधान परिषद का गठन या विघटन करने का अधिकार किस प्राधिकरण के पास होता है, ध्यान में रखिएगा। अरे क्या बोल रहा है, राज्य विधान परिषद का गठन या विघटन करने का अधिकार किस प्राधिकरण के पास होता है, आपका भारत के संसद के पास होता है। किसके पास होता है, भारत के संसद के पास होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से जानते हैं। देखिए राज्य के राज्यपाल को विधान परिषद बनाने या भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, राज्य और राज्यपाल के पास, इसके बारे में बता रहे हैं। इसको राज्य विधान परिषद क्या बोल रहा है, राज्य और राज्यपाल के पास विधान परिषद को भंग करने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए संसद का सही उत्तर है, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए सी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका डिफिनेशन में जानते हैं। देखिए संसद सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य या विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त करने का अधिकार है, जिसके लिए वह कानून पारित कर सकती है। हालांकि संसद इस अधिकार का प्रयोग कभी कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा में आवश्यक विशेष बहुमत से संसद से ऐसे करने का अनुरोध करते हैं, प्रस्ताव पारित किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। प्रश्न नंबर 91 क्या बोल रहे, देखिए कि राज्य विधानमंडल, ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है, राज्य विधानमंडल, थोड़ा सा इसको सही से हम घेरा कर देते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए सुमेलित करना किसके बारे में, पहलू है और आपको क्या है, संरचना है। चलिए इसके बारे में आप लोग को मिलान करना है, यानी कि कौन सा सुमेलित आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 में आपका है विधान परिषद, देखिए 1 में आपका क्या है, विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या आपका 60 होनी चाहिए। बिल्कुल आपका होनी चाहिए, बिल्कुल सुमेलित है। 2 में आपका है विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 सदस्य होनी चाहिए। बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या आपका कितना है, ध्यान रखिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। बिल्कुल 3 भी आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। 1 आपका सही है, 2 भी आपका सही है, 3 भी आपका सही है। अब 4 पे ध्यान देते हैं। मतलब 4 में देखिए क्या, विधान परिषद की थोड़ा सा ऊपर करना है 40 सदस्य, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, 4 भी आपका सही सुमेलित है, रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 तो सही सुमेलित है, 2 भी आपका सही सुमेलित, 3 भी आपका सही सुमेलित है, 4 भी आपका सही सुमेलित है। क्या विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना, 40 होनी चाहिए। बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, यानी इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। देखिए राज्य मंत्री परिषद के आकार के संबंध में क्या बोल रहा है, आकार के संबंध में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, राज्य मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा है
उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, बताइए कितने युग्म सुमेलित हैं, इस चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए एक में आपका बोल रहा है अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 2 में देखिए आपका न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा का मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य बिल्कुल सही सुमेलित हैं। 3 में आपका है, देखिए 1 भी सही सुमेलित है, 2 भी आपका सही सुमेलित है। 3 में आपका है संवैधानिक संशोधन, ध्यान रखिए संवैधानिक संशोधन, ये आपका हो जाएगा 2003 में 51वां संशोधन अधिनियम, बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका छूट की सीमा क्या है, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य, बिल्कुल आपका गलत है। 4 आपको जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मंत्रिपरिषद के आकार पर निर्धारित सीमा से छूट 10 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को नहीं दी गई है। क्या हो रहा है, 10 लाख कम वाले जनसंख्या को नहीं दी गई है, ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2 और 3 आपका सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो केवल 3 युग्म सुमेलित है, तो ये यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको चलिए मिलान करते हैं। चलिए आज 93 नंबर प्रश्न पर देखिए सूची 1 में क्या है, मंत्रिपरिषद है। सूची 2 में क्या संवैधानिक अनुच्छेद है और विषय वस्तु है, ध्यान दीजिएगा। इसमें चलिए मिलान करना है। देखिए अनुच्छेद 163 किस विषय में है, बताइए अनुच्छेद 163 किस विषय में है, तो ध्यान रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ध्यान रखिए ये आपका 4 में हो जाएगा। अनुच्छेद 164 आपका किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मंत्रियों के बारे में अन्य अपबंध के विषय वस्तु में संबंधित है। बताइए अनुच्छेद 166 है वो किस विषय वस्तु से है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, ध्यान में रखिएगा। बताइए अनुच्छेद 167 का विषय वस्तु क्या है, सबको पता है, सूचना देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ये हो जाएगा 1 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा और भैया थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, चलिए बताइएगा प्रश्न नंबर 94 देखिए पे क्या बोल रहा है, ये अभिकथन 1 में है, क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, देखिए प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं, क्या अभिकथन 1 सही है, बताते चलिएगा। अभिकथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में क्या है, राज्यपाल किसी भी समय मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ये देखिए बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाए, देखिए हालांकि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि राज्यपाल किसी भी समय अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या जो ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, ये प्रश्न नंबर आपका 95 क्या है उस चीज़ पर देखना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, क्या बोल रहा है, राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा अंतर्गत आते हैं, कि आपको कौन कौन से आते हैं सबको पता है। देखिए आपका जो है सो देखिए पहला तो आपका है राष्ट्रपति का विचारार्थ विधेयक का आरक्षण, बिल्कुल आपका ये राज्यपाल के विधेयक का अधीन के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो आपके आते हैं। जो देखिए क्या राज्य में मंत्रिपरिषद शासन लागू करने की अनुशंसा, बिल्कुल आते हैं। 3 है का विधायी प्रस्तावों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। 4 में आपका यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राज्य विधानसभा का विघटन होगा, बिल्कुल आपका किसके बारे में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत आपको चारों कथन आते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका चारों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 की ओर। बताइएगा राज्यपाल के पद की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में, शर्तों, किसके बारे में, राज्यपाल के पद की शर्तों के संबंध में ध्यान रखना है। इसमें बड़ा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही चुनने बोल रहा है, इस चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। देखिए 1 में आपको बोल रहा है उस संसद के किसी भी सदन का
सदस्य नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल आपका सही है। 2 में कि और क्या भत्ते उनके वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल आपका गलत है भैया। देखिए आप लोग चौंक गए ना, सही नहीं है ये, आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग 2 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान में रखिए, विधानमंडल के द्वारा यहाँ काट दीजिएगा, या संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें से सही है। चलिए आगे बढ़ता है। प्रश्न नंबर 97 की ओर बताइए। मौलिक कर्तव्यों के कानूनी परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? मौलिक कर्तव्यों के कानूनी परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन आपका सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कथन 1 में क्या, संविधान के न्यायालयों, ध्यान रखिए, देखिए संविधान के न्यायालयों द्वारा इन कर्तव्यों के प्रत्यक्ष परिवर्तन का प्रावधान है। बिल्कुल आपका गलत है। आपको लोग को लग रहा होगा सही, लेकिन ये बिल्कुल आपका गलत है। देखिए अगर इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा, ये तो गलत है, इसका सही क्या होगा? संविधान के न्यायालयों द्वारा मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकारों का विपरीत जो न्यायोचित और न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है? न्यायोचित नहीं है। अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी कर्तव्य के उन्मूलन के लिए संविधान में के कोई कानूनी दंड नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 में क्या बोल रहा है? संसद प्रयुक्त कानून पारित करके इनके प्रवर्तन हेतु स्वतंत्र हैं। बिल्कुल आपका सही है भैया, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 आपका इसमें से संबंधित बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 98। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां हैं? बताइए कौन सी शक्तियां हैं? किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की निम्नलिखित में से कौन कौन सी शक्तियां हैं? ध्यान रखिए इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। ध्यान रखिए सही उत्तर को आपको चुनना है। चलिए चलिए बताइएगा। देखिए कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है? देखिए वे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों के रूप में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्ति की अनुशंसा करते हैं। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका सही है। 2 में बोल रहा है वे मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है वे किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है आपका। 3 भी आपका सही है। कथन 4 देखिए वो क्या बोल रहा है? वे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल आपका सही है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो किसके बारे में? प्रधानमंत्री की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ? तो आपको चारों जो है सो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखिएगा आपका क्या बोल रहा है। ये प्रश्न नंबर 99 की ओर आते हैं हम लोग। देखिएगा किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, शपथ कौन दिलाता है किसको? किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको सबको पता है आपका संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको जो है सो राज्यपाल को पद के शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 100 नंबर प्रश्न। चलिए मिलान करने वाला है। चलिए तो मिलान करते हैं। चलिए बताइएगा सूची 1 में क्या है? प्रस्ताव या संकल्प का प्रकार है। सूची 2 में क्या परिभाषा है? देखिए मूल प्रस्ताव का परिभाषा क्या है? बताइए। तो सबको पता है महत्वपूर्ण मामले के लिए एक स्वतंत्र और पूर्ण प्रस्ताव। ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 4 में। बताइए प्रतिस्थापन प्रस्ताव, ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका 3 में हो जाएगा। 3 में क्या दिया हुआ? किसी मूल प्रस्ताव के संस्थान पर लगाया गया प्रस्ताव। ध्यान रखिएगा। सहायक प्रस्ताव आपका हो जाएगा किसी
अन्य मूल प्रस्ताव से संबंधित प्रस्ताव। रखिए ए में हो जाएगा, बाकी संकल्प आपका 2 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे रोकिएगा और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभिकथन 1 है, उसमें क्या बोला, सार्वजनिक उपकरण समिति प्रमुख सरकारी क्या नीतिगत मामलों की जांच नहीं कर सकती है। क्या बोला, जांच नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। कारण आर में दिया हुआ है, इस समिति के क्या विचारार्थ केवल व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों की जांच करने तक ही सीमित है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इस पर आप लोग को फोकस करना। देखिए ये जो है, तो ये तो सही है, लेकिन आर भी आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 102। बताइए, संसदीय मंचों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में, संसदीय मंचों के संबंध में। इस चीज़ पे आप लोग को फोकस करना है, इस चीज़ को देखना है। देखिए कथन एक आपका क्या बोल रहा है, वे सदस्यों को विषय विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का मंच प्रदान करते हैं, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 2 में आपका लोकसभा के अध्यक्ष सभी सदस्य, एक सेकंड रुकिए, सभी संसदीय मंचों के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है। 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए इन सभी मंचों पर लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख नेतृत्व भूमिका होती है, लेकिन वे सभी के अध्यक्ष नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका बोल रहा है, वे सदस्यों को गंभीर चिंताओं के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जागरूकता करते हैं, क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। तो 3 जो है जो आपका बिल्कुल सही है। 4 में आपका क्या बोल रहा है, वे सदस्यों को क्या है, बहसों में भाग लेने में सहायता करने के लिए क्या बोलता है, सार्थक डेटा तैयार करते हैं, बिल्कुल आपका सही है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1, 3 और 4 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर प्रश्न। चलिए 103वां प्रश्न देखिए, और इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हर बार हम 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोग को, सिर्फ कमेंट में आप लोग को बताने के लिए। चलिए 104 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, संसद की आचार संहिता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, सॉरी एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा देखिए कलम में खराब हो गया। देखिए संसद की आचार संहिता समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे समझिए कौन सा कथन आपका सही है, इस चीज़ पे हम लोग को देखना है। चलिए बताइएगा। ये कथन 1 में बोल रहा है, इसका गठन राज्यसभा, क्या बोल रहा है, इसका गठन राज्यसभा में 1997 और लोकसभा में 2000 में हुआ था, बिल्कुल आपका सही है। तो मैं यह संसद सदस्यों के आचार संहिता को लागू कर सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 105। ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ध्यान रखिए। इसमें क्या बोला, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में, राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के संबंध में, ध्यान रखिए। देखिए कथन 1 में बोल रहा है, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। 3 में है, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है, बिल्कुल आपका गलत है। 3 आपका बिल्कुल गलत है। देखिए 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए राज्यपाल जो होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु उसे अध्यक्ष को हटाने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर फिर से सुना था 2 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कीजिए, फिर से सुन लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 आपका सही आपका नहीं है। 3 का उत्तर हम बता दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए देखिए 106 नंबर प्रश्न देखिए, और इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
देखिए 107 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कथन एक है कारण आर है। कथन ए में क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी, देखिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति यह सिफारिश करती है कि कोई पद किसी सदस्य को अयोग्य ठहराता है या नहीं। कारण आर में है, संविधान सरकार के अधीन लाभ के पद वाक्यांश को परिभाषित नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए कथन एक जो है सो आपका, ध्यान रखिएगा, कथन एक जो है सो आपका असत है, लेकिन आर जो आपका सत है। देखिए ये आपका असत है, लेकिन आर आपका सत है। इनका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आर गलत है, लेकिन आर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108 की ओर। तो बताइएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राक्कलन समिति का वर्णन करता है। मतलब प्राक्कलन समिति का वर्णन करता है, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में आपका बोल रहा है, यह संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसे 3 सदस्य होते हैं। बिल्कुल आपका सही है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, देखिए इसे सभी 3 सदस्य केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए 2 भी आपका सही है। किसके बारे में, प्राक्कलन समिति के बारे में, वहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 में आपका, यह बजट में शामिल क्या अनुमानों की जांच करके क्या है मितव्ययिता को सुझाव देती है। बिल्कुल सही है। 4 में इसका अध्यक्ष हमेशा क्या है सत्ताधारी क्या दल से ही चुना जाता है। क्या बोलता है, दल से ही चुना जा सकता है। बिल्कुल आपका सही है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए चारों किसके बारे में, प्राक्कलन समिति का वर्णन करता है। तो आपको चारों जो है आपको प्राक्कलन समिति का वर्णन आपका करता है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 109 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान रखिए किसके बारे में, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन जो है सो आप ध्यान में रखिए, किसमें बोलो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए सही कौन सा है, चलिए देखिए कथन एक देखते हैं क्या है। देखिए इसे संसद के दोनों सदनों में चुने गए 22 सदस्य होते हैं। कितने, तो 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। देखिए 2 में आपका है, इस समिति के सदस्य के रूप में किसी मंत्री का चुनाव नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका सही है। 3 में है, इस अध्यक्ष का चुनाव क्या चुनाव परंपरा के अनुसार हमेशा क्या सत्ताधारी दल से ही होता है। बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत। 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है। 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हालांकि समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्वाचित सदस्यों में ही की जाती है, लेकिन उनकी राजनीतिक क्या संबंधता से संबंधित प्रचलित परंपरा में एक निर्णायक ऐतिहासिक परिवर्तन आता है। वर्ष 1966 या 67 की समिति के अध्यक्ष लगातार सत्ताधारी दल से ही होते थे। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 2 आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, देखिए 110 नंबर प्रश्न आपको क्या बोल रहा है। ये निम्नलिखित में से कौन सा वैभव भारत का संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं, भारित नहीं होते। किसके बारे में, वैभव भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते हैं। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग सही उत्तर थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में क्या होगा, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते भारत का संचित निधि से नहीं है। अरे कौन सा पढ़ लिए यार, चलिए माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए, लेकिन इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कटौती प्रस्ताव और उनकी शर्तें स्थितियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। क्या कटौती प्रस्ताव है और शर्त है और स्थिति है, कौन कौन सा सुमेलित है, चलिए आपको बताना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक में आपका बोल रहा है, देखिए नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इसमें आपका क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, इसमें मांग के पीछे निहित नीति के प्रति असहमति प्रकट करना। बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 2 में है, देखिए मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या बोल रहा है, मांग की राशि को एक निर्दिष्ट
राशि तक कम करना, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। शर्त है, यहाँ ध्यान देखिए, शर्त और स्थिति है। देखिए 3 में आपका सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इसके बारे में क्या बोल रहा है, सरकार के उत्तरदायित्व के भीतर किसी विशिष्ट शिकायत को व्यय करना, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका है, देखिए गिलोटिन कटौती, आपका क्या बोल रहा है, मांग को घटाकर ठीक 1 रुपया करना, बिल्कुल आपका ये गलत है, ध्यान रखिएगा। 4 आपका बिल्कुल गलत है। देखिए 4 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान में से सुनिएगा। देखिए संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन कट नाम से कोई कटौती प्रस्ताव नहीं होता है। इसके स्थान पर गिलोटिन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपनाई जाने वाली एक क्या है, प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, जिसे अनुदान मांग पर चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त होने पर से सभी क्या लंबित मांगों को बिना आगे बहस किए मतदान के लिए रख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 आपका सही सुमेलित है, यानी कि इसमें आपका बोल रहा है 1, 2 और 3 आपका सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 112 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, संसदीय अनुदानों के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिए किसके बारे में, संसदीय अनुदानों के प्रकारों के संबंध में। ध्यान रखिए इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। कथन 1 में देखिए क्या है, देखिए प्रत्यय या अनुदान किसी अनपेक्षित क्या अनपेक्षित मांग के लिए दिया जाता है, जिसका स्वरूप निश्चित होता है, बिल्कुल आपका सही है। देखिए आपका 2 जो है तो बिल्कुल गलत है, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं, तो 112 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। चलिए 113 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अभिकथन 1 है कारण आर। अभिकथन 1 में क्या, संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। कारण आर में धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास अन्य क्या अधिभावी शक्तियां होती है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपको सबको हो जाएगा कि ए सही है और आर भी सही है आपका, आर की सही स्पष्टीकरण भी है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 114 के। देखिए वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में धन विधेयक है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 1 में तो आपका क्या है, वित्त विधेयक 1 में अनुच्छेद 110 के अन्य समान विधानों से संबंधित विषय होते हैं, बिल्कुल सही है। 2 में आपका वित्त विधेयक आई में केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। 3 में आपका वित्त विधेयक 2 के बारे में देखिए क्या है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। 4 में आपका दोनों प्रकार के वित्त विधेयकों पर असहमति दूर करने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है, किसके बारे में, वित्त विधेयक के संबंध में। चारों कथन आपका सही है, 1, 2 और 3 4 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर प्रश्न। देखिए धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, किसके बारे में, धन विधेयक और पर राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा कौन सा आपका सही है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें। देखिए 1 में आपका बोल रहा है राज्यसभा किसी धन विधेयक को क्या स्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में उसे विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होगा, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल गलत है आपका है। देखिए 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वित्त मामलों में राज्यसभा की मूलभूत क्या सलाहकारी भूमिका उनके विधायी इनपुट की गैर बाध्यकारी प्रकृति से स्पष्ट होती है। यदि राज्यसभा 14 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित संशोधन या अनुशंसा के साथ धन विधेयक को सफलतापूर्वक वापस कर देती है, तो उसे लोकसभा को अंतिम वैधानिक निर्णय पर पूर्ण और निरपेक्ष संप्रभुता को विवेक प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 2 का सही, किसके बारे में, धन विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 116 की ओर। देखिए सूची 1 में क्या है, वित्तीय शब्दावली निधियां हैं।
और क्या संवैधानिक प्रावधान है। चलिए मिलान करना है। देखिए क्या भारत की संचित निधि का संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद आपका 166 का 1 में है, ध्यान में रखिएगा। तो भारत का लोक लेखा क्या है, भारत का लोक लेखा संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 266 का 2 में है। ध्यान रखिए भारत की क्या आकस्मिकता निधि आपका किस में है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 267 से है। ठीक है, लेखा अनुदान ये आपका केस में है, तो अनुमोद क्या अनुमानित व्यय के लिए अग्रिम अनुदान है, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 117 की ओर। बताइए धन विधेयक में क्या ग्रामीणकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, धन विधेयक के प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बुरा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, इस चीज़ पर आप लोग को ध्यान देना है। देखिए एक में क्या बोल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में आपको बोल रहा है, इस मामले पर अध्यक्ष निर्णय किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में, धन विधेयक के प्रमाणीकरण के संबंध में आपका दोनों कथन सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 118 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक का सटीक परिभाषा प्रदान करता है। किसके बारे में, धन विधेयक का सटीक परिभाषा प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। देखिए धन विधेयक 110 में धन विधेयक की सटीक परिभाषा दी गई है। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के 3 माना जाएगा जब उन्हें केवल निम्नलिखित में से किसी भी एक सभी मामलों से संबंधित प्रावधान हो। चलिए उतना निम्नलिखित में आप लोग को क्या बताएं आप। चलिए आगे 119वां प्रश्न देखिए क्या है। देखिए प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। खाली कथन है, निष्कर्ष वाला ये है, खाली एकदम इस बोल रहा कौन सा कथन सही है, ध्यान देना। देखिए इसमें बोल रहा है आपका, देखिए इसमें बोल रहा है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। वे लोकसभा के क्या है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी 119 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को कौन निर्धारित करता है, ये सबको पता होगा, भारत के राष्ट्रपति आपका निर्धारित करते हैं। देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि आपके राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है तथा तिथि को लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 121। देखिए इसमें बोल रहा क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ध्यान रखिएगा इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सत्य है, इस चीज़ पे आप लोग को फोकस करना है। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, देखिए एक में बोल रहा है यह किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक महत्व के किसी आवश्यक मामले की ओर आकर्षित करता है। क्या कहता है, आकर्षित करता है, बिल्कुल सही है। ध्यानाकर्षण, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में बोल रहा है यह उस मामले पर मंत्री से आधिकारिक क्या बोल रहा बयान की मांग करता है, बिल्कुल सही है। 2 में शून्यकाल की तरह क्या बोल रहा संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है, बिल्कुल सही है। 4 में शून्यकाल को विपरीत इनका लेखक प्रक्रिया नियमों में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्या कथन 4 आपका सही है, तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में आपका चारों कथन सही है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है मिलान करने वाला, चलिए मिलान करते हैं। चलिए देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या दिया हुआ है बताइए, ये समापन प्रस्ताव का प्रकार दिया हुआ है, सूची 2 में आपका विवरण दिया हुआ है। बताइए साधारण समापन ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 3 में हो जाएगा। देखिए खंडवार समापन ये आपका 4 में हो जाएगा। अगर देखिए कंगारू समापन
ये आपका 1 में हो जाएगा और बाकी ग्लूकोटिन समापन ये आपका 2 में हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 123वां प्रश्न। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको सब्जी बनाने के लिए जाना है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में यहाँ निकल रहे हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 12 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? संविधान अनुच्छेद 12। संविधान के अनुच्छेद 12 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए एक में बोल रहा है राज्य शब्द में भारत की सरकार और संसद शामिल है, बिल्कुल सही है, सबको पता है। देखिए 2 में आपका है, देखिए इसमें भारतीय क्षेत्र के भीतर स्थित सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिकाएँ और पंचायतें शामिल हैं, बिल्कुल सही है। 3 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्य के लिए काम करने वाले निजी निकाय अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर हैं, बिल्कुल आपका गलत है। 3 आपका बिल्कुल गलत है। 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाता है? सर्वोच्च न्यायालय ने यह विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रदीप कुमार क्या विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या केमिकल बायोलॉजी 2002 के ऐतिहासिक निर्णय ने यह माना कि यदि कोई निजी निकाय वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यात्मक रूप से सरकार का प्रभावी नियंत्रण में हो तो तथा सरकार का साधन या एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो तो उसे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, माना जा सकता है। अब देखिए माना जा सकता है, अतः निकाय राज्य के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं तो वे अनुच्छेद 12 के दायरे में आते हैं, ना कि उसे बाहर। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें केवल बाहर मैंने 12 के दायरे के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए 123 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? अनुच्छेद 12 के संबंध में। चलिए 124वां प्रश्न देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? अतः निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? अतः कौन सा सिद्धांत? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें बोल रहे देखिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो ये कथन, इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 125वां प्रश्न देखिए क्या है? मिलान करने वाला शायद बताइए। इतना बड़ा ऑप्शन में दिल है कि इसमें फ्रेमोम नहीं आता है। चलिए इतना छोटा करना पड़ेगा। चलिए बताइएगा, ये सूची 1 में क्या है? बीटो शक्ति है। सूची 2 में है आपका अर्थ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्थ है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए क्या ये अत्यंतिक बीटो है तो आपका ये हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षा रखना या रोकना है। बी में है निलंबनकारी बीटो, ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो आपका ध्यान रखिए, ये आपका 4 में हो जाएगा। 4 में आपका क्या है? विधायी द्वारा से साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकना। 4 में पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का आपका अर्थ क्या है? तो पॉकेट वीटो का आपका अर्थ ध्यान रखिएगा, देखिए विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई न करना। बताइए विशेषित वीटो आपका 3 में हो जाएगा। ध्यान में रखिए 3 में आपका क्या है? तो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सकना। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 126 देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें बोल रहा है शक्तियाँ और विवरण है। क्या है? शक्तियाँ और विवरण है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? चलिए इस चीज़ पर हम लोग को फोकस करना है। देखिए एक में आपका बोल रहा है, देखिए एक बोला क्षमा में क्या है? अपराधी को सभी दंड और क्या है? सजाओं को पूरी तरह से मुक्त कर देना, बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में आपका लघुकरण। लघुकरण क्या है? सजा के लिए एक रूप को बदलकर हल्के रूप में परिवर्तित करना, बिल्कुल सही है। 3 में आपका परिहार में क्या है? सजा की प्रकृति बदलने बिना उनकी अवधि कम करना, बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका विराम, किसी विशेष तथ्य के कारण कम सजा देना, बिल्कुल सही सुमेलित है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 127वां प्रश्न क्या देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया है? बताइए। तो ये आपका 51वां संविधान संशोधन आपका जो है सो सीमित कर दिया है, ध्यान रखिएगा। बताइए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रहेगा, विचार करना है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, एक में आपका उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग का प्रक्रिया आवश्यक है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। एक का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, उपराष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया जाता है। महाभियोग के क्या बोल रहा है? महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रभावी बहुमत उस समय के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। ध्यान रखिए, 2 में क्या है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। तो 129 नंबर पर देखिएगा, राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या हो रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए बता दो। कथन एक देखिए आपको क्या है, भारत का सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों औपचारिक रूप से उनके नाम से किए जाते हैं, बिल्कुल आपका जो है कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, वे केंद्र सरकार के कामकाज को सुगम बनाने के लिए क्या है? नियम बना सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। कथन 3 में आपका क्या बोल रहा है? वे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रत्यक्ष प्रशासन करते हैं, बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में? राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के संबंध में। तीनों कथन आपका सही है, तो यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइएगा, प्रश्न नंबर 130 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे डीपीएसपी के अंतर्गत उदार बौद्धिक सिद्धांत माना जाता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे डीपीएसपी के अंतर्गत उदार बौद्धिक सिद्धांत माना जाता है? ध्यान रखिए, इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए बताना। देखिए, कथन एक में आपका क्या बोल रहा है? सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। किसका? डीपीएसपी के अंतर्गत। ध्यान रखिए, 2 में आपका है, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन का देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। कथन 2 का बिल्कुल सत्य है। 3 में आपका है, राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका समाज के न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता करना, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। 4 आपका बिल्कुल गलत है। 4 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, अनुच्छेद 39 का ए, जो राज्य के समान न्याय को बढ़ावा देने और समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, एक उदार बौद्धिक सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखिएगा, बौद्धिक सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर। ठीक है, अभिकथन 1 है, अभिकथन 1 है और कारण आपका आर है। ठीक है, अभिकथन 1 में क्या है? जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति उन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। अभिकथन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या है? प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल आपका सही। कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जो है सो आर ए की आपका व्याख्या नहीं कर रहा है, इस चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर। तो निम्नलिखित में से पदाधिकारियों और उन्हें शपथ दिलाने वाले क्या प्राधिकारी के युग्मों पर विचार करें। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं? तो उपयुक्त युग्मों में से कितने आपका सुमिलित हैं, ध्यान रखिए। देखिए, एक में क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति। क्या बोल रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है? बताइए, राष्ट्रपति को शपथ आपका कौन दिलाते हैं? तो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही है। तो उपराष्ट्रपति को आपको शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं।
बिल्कुल सही है। बताइए केंद्रीय मंत्री को आपको कौन शपथ दिलाते हैं, तो प्रधानमंत्री। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। देखिए केंद्रीय मंत्री को जो है सो आपका ध्यान रखिए, केंद्रीय मंत्री को आपका शपथ क्या गोपनीयता की शपथ भारत राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। यहाँ प्रधानमंत्री आप काट दीजिएगा और आप लगा दीजिएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, देखिए यहाँ राष्ट्रपति लिख दीजिएगा। केंद्रीय मंत्री को देखिए आपको कौन शपथ दिलाते हैं, तो आपका राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए एक भी सुमिलित है, दो भी सुमिलित है, आपका तीन भी सुमिलित है, यानी आपका तीन युग्म सुमिलित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 133 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों और संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित है। देखिए शक्तियां हैं और अनुच्छेद हैं, शक्तियां और अनुच्छेद हैं, इसमें बोला कौन सा उत्तर आपका सही है। क्योंकि एक में संसद को आहत करना, क्या बोल रहा है, संसद को आहत करना, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 85 है, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन सा अनुच्छेद में है, ध्यान रखिए, तो अनुच्छेद 108 में है, आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। तो अध्यादेश जारी करना आपका 123 अनुच्छेद में है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए विधेयकों पर स्वीकृत करना अनुच्छेद 111 बिल्कुल आपका सही सुमिलित, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 134 नंबर प्रश्न। ये 134 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी संवैधानिक रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। क्या बोल रहा है, कौन से संवैधानिक रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं और होता है, ध्यान रखिएगा। बताइए हम आदेश देते हैं होता है, ये आपका देखिए क्या है, परमादेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या, 135 नंबर प्रश्न सॉरी। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ये कथन एक आपका बोल रहा है, संविधान में प्रधानमंत्री का चयन के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं दी गई है, बिल्कुल आपका गलत है, प्रधान एक ही आपका गलत है, सबको पता है। देखिए एक हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए संविधान के प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन इस चयन की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। नियुक्ति की तरीका पूरी तरह से संसदीय परंपराओं को निर्धारित करता है। नंबर 2 में आपका है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उनका संसद किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्हें 3 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। बिल्कुल आपका ध्यान रखिए, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, शायद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही एक ना ही दो सही होगा, इसका हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 136 की ओर। 136 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। मतलब इसमें बोला नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए कथन एक आपका क्या हो रहा है, किसके बारे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कि उसे जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को तो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए ये जो है सबका बिल्कुल गलत है। देखिए एक आप सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए भारत से नहीं सॉरी जन्म से ही भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए केवल भारत का नागरिक होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, भारत का नागरिक होना जरूरी है। कि 2 में आपका क्या बोल रहा है, 2 में आपका बोल रहा है उनकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है। 4 में आपका है उन्हें सरकार के अधीन कोई लाभ या पद का धारण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3, 2, 3 और 4 आपका सही, तो 2, 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 137 की ओर। तो देखिए अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही है आपका, है ना। कि बिल्कुल अभिकथन ए तो आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में क्या है, भारतीय संविधान को दोहरी नागरिकता की प्रणाली को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है, ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल आपका ये भी आपका सत्य है,
ध्यान रहिएगा। देखिए इसका और देखिए आर ए की जो है आपका सही व्याख्या भी कर रहा है के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों आपका सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या अभी आपका करता है। 137 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 138। देखिए अभिकथन 1 है, कारण आर। अभिकथन 1 में क्या, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति कानून बनाने का एकमात्र समांतर विधायी शक्ति है। ध्यान रखिएगा। चलो ध्यान रखिए, ये जो है आपका बिल्कुल क्या है, तो गलत है। अभिकथन 1 आपका गलत है। देखिए अगर इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति के समांतर नहीं है, यह केवल क्या वैकल्पिक विधायी शक्ति है जिनका प्रयोग केवल क्या आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है, जब संसद सत्र में नहीं होती है तब अस्थायी प्रक्रिया की होती है, जो जारी रखने के लिए क्या संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। कारण आर में अध्यादेश जब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों से कोई एक या दोनों सत्र में ना हो। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका असत है, लेकिन आर आपका सत है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, मिलान करना। सूची 1 में क्या, संवैधानिक प्राधिकारी क्या है। सूची 2 में आपका क्या है, देखिए सूची 2 में क्या है, अनुक्ति से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए मिलान करना। देखिए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक मतलब किस अनुच्छेद से हैं, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका 148 में। क्या, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ध्यान रखिएगा, तो अनुच्छेद आपका 148 में है। देखिए बी में आपका है, भारत के महानवादी कौन सा अनुच्छेद में है, बताइए। तो सबको पता है अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त आपको कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 324 से संबंधित है। बताइए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन सा अनुच्छेद से आपका संबंधित है, तो ये आपका नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है आपका है 316। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बाद में इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 140 नंबर पर देखिए, लोकसभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान में रखिए, इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, खाली कथन वाला ही है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए एक में क्या है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 सदस्य निर्धारित है। हम लोग ऊपर इसका पार्ट 1 में भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। 2 में संविधान में मूलतः 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत होने का प्रावधान है। ध्यान में रखिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 140 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मार्केट से सब जिले में तो ठीक है। 143 नंबर प्रश्न क्या, बहुमत का प्रकार है, और सूची 2 में उपयोग के संदर्भ में है। ध्यान रखिएगा। चलिए मिलान करने वाला है, बताइए सही उत्तर इसमें चुनने के लिए बोल रहा है। बताइए साधारण बहुमत का उपयोग का संदर्भ क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, तो दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। देखिए बहुमत साधारण ये आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। पूर्ण बहुमत ये आपका हो जाएगा, पूर्ण बहुमत हो जाएगा सरकार का गठन करना। प्रभावी बहुमत ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। विशेष बहुमत अनुच्छेद 61 ये आपका हो जाएगा, 2 बचा है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देते हैं 142 नंबर प्रश्न। देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभिकथन 1 है और कारण आर। अभिकथन 1 में संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो है आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में यह धन विधेयकों पर विधायी गतिरोध को हल करने की एक क्या असाधारण तंत्र है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल जो है गलत है। देखिए ये सत्य है, लेकिन आर आपका सत्य है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 142 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए सब्जी बनाने के लिए जाना है भैया, बहुत टाइम हो रहा है, देख रहे हैं 10 बज रहा है। देखिए राज्यसभा के लिए निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, राज्यसभा के निर्वाचन के संबंध में। ध्यान रखिए, इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए राज्य के प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल आपका सत्य है। 2 में आपका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। ध्यान रखिए, 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 3 आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है, देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिए, देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, राज्य सरकार, क्या राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्या आपको सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में राष्ट्रपति राज्य की विधायी शक्तियों को क्या है, संसद को सौंप सकता है, बिल्कुल सही है। किसके बारे में, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में, कथन दो भी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, कथन तीन में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित क्या न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ये आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। ध्यान रखिएगा, तीन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय को प्राप्त या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी घोषणा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय को प्राप्त या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्तियों का स्वयं प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए 144 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। एक और दो आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए 145 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बताइए किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो संविधान का उल्लंघन करने पर आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। 146 नंबर प्रश्न देखिए, संसद के सामूहिक विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इससे बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए, देखिए कथन एक में क्या बोल रहा है, यह अपनी क्या है रिपोर्टों और कार्रवाइयों का प्रकाशन को प्रतिबंधित कर सकती है, बिल्कुल सही है। दो में आपका है, यह गुप्त बैठकों आयोजित करने के लिए क्या बाहरी व्यक्तियों को अपनी कार्यवाहियों से बाहर रख सकती है, बिल्कुल सही है। आपका तीन में दिया हुआ है, कथन तीन में आपका है, देखिए न्यायालयों को सदन की आंतरिक कार्यवाही की जांच करने अनुमति है, बिल्कुल आपका गलत है। नंबर तीन आपका बिल्कुल गलत है, माफ कीजिएगा, तीन का हम लोग सही उत्तर नहीं लिख पाए हैं, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और दो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए चलिए बढ़ते हैं 147 नंबर प्रश्न, देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 147 का प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किन मामलों की जांच विशेषाधिकार समिति द्वारा की जाती है। किसके बारे में, किन मामलों की जांच विशेषाधिकार समितियों द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, एक में सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में आपका जो है जांच की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, दो में आपका सदन के सदस्यों का विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में, बिल्कुल सही है। तीनों आपका जांच कौन, देखिए किन मामलों को जांच विशेषाधिकार समिति द्वारा की जा सकती है। विशेषाधिकार समिति द्वारा आपका कथन एक दो भी आपका इनके द्वारा की जाती है। सदन का क्या अवमानना से संबंधित मामले, ध्यान रखिए ये भी आपका हो जाएगा इसमें सम्मिलित। इनमें जो क्या उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई के लिए सिफारिशें विशेषाधिकार समिति आपका द्वारा जांच की जा सकती है। आपका तीन चारों जो है आपका इनके द्वारा समिति द्वारा की जाती है जांच, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए 148 प्रश्न देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आप सबको पता, अगर यही नहीं पता होता तो आपको कहाँ से होता, आपका जापान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापानी संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी अन्य तरीके से उनके जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 149 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो ये अधिकतम कितने दिनों तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो आपका 6 महीने तक रह सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है ये। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा भैया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। देखिए उपराष्ट्रपति चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है, देखिए एक में निर्वाचन मंडल में सदस्य के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। किसके बारे में, उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में।
बिल्कुल कथन एक सही है। 2 में है राज्य के विधानसभाएँ उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती है। ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 में आपका बोल रहा है यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। ध्यान में रखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कथन 3 भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए आपका 150 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो भैया ये लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करने नहीं है भूलिएगा भैया। SUBSCRIBA। चलिए, थैंक यू सो मच।